हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम झकास। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल और बात करेंगे बच्चों हम TIR के बारे में। ठीक है, तीर बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों सबसे पहले मैं कुछ पिक्चर बनाता हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्मल है और ये इंटरफेस बोलते हैं इसको। इंटरफेस क्या होता है? जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान लेते हैं और नीचे वाले का μ2 मान लेते हैं। नीचे वाला मीडियम थोड़ा डेंसर है और ये वाला मीडियम हमारा रेरर मीडियम होगा। सेम हम एक और पिक्चर बना लेते हैं। इसमें ये हमारा नॉर्मल है, फिर से ये वही इंटरफेस है और फिर से ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तीसरा पिक्चर बच्चों एक और बना लेते हैं हम लोग। फिर से सारी चीज़ें वही रखेंगे हम। नॉर्मल है और इंटरफेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये भी रेरर है और ये डेंसर है। लास्ट एक पिक्चर और बना रहे हैं। ये नॉर्मल है बच्चों। इन चार पिक्चर में आपको मैं क्रिटिकल एंगल और TIR समझा दूंगा बच्चों बढ़िया से। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब बच्चों ध्यान ये रखना है कि मैं यहाँ से एक लाइट को लेकर जा रहा हूँ ऐसे, जिसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है। लाइट ऐसे जा रही है। अगर दोनों मीडियम सेम होता तो ये लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन बच्चों ऊपर का जो मीडियम है वो रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। लाइट को हमने डेंसर से पास किया है, रेरर में जा रही है। जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। तो लाइट यहाँ से ये ऐसे बैंड हो गई बच्चों, कुछ इस तरीके से। डेंसर का पार्टिकल आप देख सकते हैं, इसके ज़्यादा हैवी होंगे। इसमें लाइट डेंसर से जब रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ओके, थोड़ा सा हम एंगल को आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, कुछ ऐसा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I2। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ फर्स्ट इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया। जैसे हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, अगर दोनों मीडियम सेम होता तो फिर से ये लाइट ऐसे जाती। लेकिन हमने क्या देखा कि ये लाइट और रिफ्रैक्ट हो गई और बेंड हो गई। ठीक है, फिर क्या किया? थोड़ा सा हमने एंगल को और बढ़ा दिया, दिस वन। ध्यान से देखिए चीज़ों को। ये बच्चों हमने एंगल यहाँ पर चेंज कर दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, एंगल ऑफ यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो नीचे की तरफ हो रहा था। थोड़ा सा हम एंगल को चेंज कर रहे थे। डेंसर में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज आएगा। यानी कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आप देते हैं 1 डिग्री अगर आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर 2 डिग्री ज़्यादा बेंड होगा, 1 डिग्री से ज़्यादा बेंड होगा बच्चों। क्योंकि रेरर के पार्टिकल हल्के होते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा दूर रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें आप बहुत कम चेंज करेंगे, इसमें आप कम एंगल चेंज करेंगे, इसमें एंगल ज़्यादा चेंज होगा। ओके, इसलिए आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आए तो लाइट इतनी थी, थोड़ा सा एंगल और चेंज किए तो लाइट ऐसी हो गई। थोड़ा सा हम और एंगल जब चेंज किए तो बच्चों क्या देखा कि लाइट बिल्कुल उसी पाथ पर उसी सरफेस को चिरती हुई जा रही है। इस रिफ्रैक्शन को जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये सरफेस था इसका पहले, अब लाइट उसी पर जा रही है चिरती हुई।
इसको बोलते ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। जी हाँ, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ग्रेजिंग का मतलब होता है सरफेस के साथ चिपक चिपक कर चलना, ठीक है, फेविकोल की तरह एक दूसरे के साथ लिपट कर चलते रहना, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ये जो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा, जब ये वाला रिफ्रैक्शन आएगा उस समय ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये कोई नॉर्मल एंगल नहीं है बच्चों। इसी एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो मैक्सिमम वैल्यू है जब कौन सी रिफ्रैक्शन होगी, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। यानी कि पूरा कितना डिग्री एंगल चेंज कर रखा होगा, ये 90 डिग्री जब एंगल यहां से नॉर्मल से चेंज होगा तो बोलेंगे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। और उस समय जो इंसिडेंस एंगल होगा उसी एंगल को बोलेंगे बच्चों क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बात तो ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंसान थोड़ा सा ना क्रिएटिव होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा क्रिएटिव होता है। यहां तक तो आप मानेंगे नहीं, कहेंगे सर थोड़ा और चेंज कर लो, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। थोड़ा सा बच्चों हमने और एंगल चेंज किया तो क्या पाया कि ये लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो गई। जिस मीडियम में लाइट को हमने इंसिडेंस कराया था, ये जो एंगल, ये जिसका एंगल हमने रखा क्रिटिकल एंगल, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल ये था बच्चों जब ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन देगा, हमने ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन की बजाय हमने इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया। जैसे हमने एंगल थोड़ा और चेंज किया तो क्या पाया कि लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई, यानी जो एंगल ये वही एंगल ये, यानी यहां पर एंगल आई बराबर एंगल आर वाला बिहेवियर आ गया बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी जितनी लाइट हमने दी उतनी वापस आ गई, इसलिए तो लगभग टोटल रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते क्या, टोटल इंटरनल एक मीडियम में हो रहा है, और रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों TIR। वो गाना है ना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई सदा लौट के, है ना। लाइट को हमने भेजा, टकराया, टकरा के दोबारा वो वापस उसी मीडियम में आ गया। और जब एक बार आदमी धोखा खा जाता है तो दोबारा नहीं जाता है, इसीलिए रिफ्लेक्शन, है ना। अब ये बेचारी आ चुकी है मुड़ करके, अब ये दोबारा इसको पूछो ऊपर जाना है तो बोलेगा अब नहीं जाऊंगी, अब वहीं रहूंगी भाई। यानी क्रिटिकल एंगल के बाद अगर क्रिटिकल एंगल से आपने एंगल बढ़ा दिया थोड़ा सा तो लाइट रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी, वहां पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और जब रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ये वाला बिहेवियर आ जाएगा बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगा। तो इसको पहले एक बार नोट करिए। अब इसके कुछ बिहेवियर देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं आपको सबसे पहले इसका एक बिहेवियर दिखाता हूं कि क्या क्या होता है इसमें। अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो ऐसा भेजा आपने, नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर है। क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। एंगल आई बराबर एंगल आर करेगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर एंगल आई बराबर, हमने कहा कि एंगल आई लेस देन, अगर मान लीजिए सपोज कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा। देखिए, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या होगा, तो आंसर है
तब रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तीसरा फेस बच्चों, अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर एंगल आई सी हो जाएगा, यानी ये अगर सी हो जाएगा तो क्या होगा? तो आंसर है तो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा। ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा। ओके, यहां तक तो आप समझ गए होंगे इसके कैरेक्टर को। अब बच्चों की जब ये वाला कंडीशन होगा, यानी ये वाला TIR, तो इसका रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है ना? रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ TIR, तीर का रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले बच्चों, लाइट पासिंग फ्रॉम, कहां से? डेंसर से रेयरर में चाहिए बच्चों लाइट को। सबसे पहली चीज तो ये चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहां तक भी बात आप समझ गए होंगे बच्चों। ये दो रिक्वायर्ड कंडीशन है हमारे TIR का। अब TIR जब भी पता लगाना तो बच्चों यार C बहुत जरूरी है। देख रहे हो आप, सब में C आ रहा है ना, C क्रिटिकल एंगल, यानी बिना क्रिटिकल एंगल का तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर लें। क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। ओके, वो भी दिखाते हैं आपको कैलकुलेट करके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नो, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइट पास करो भाई। यहां से अपन लाइट दिया है, ये हमारा μ1 मीडियम है, ये हमारा μ2 मीडियम है। ठीक है, लाइट सीधी जाती कुछ ऐसे, लेकिन ये लाइट बैंड हो गई। जितना लाइट एंगल चेंज किया है ये एंगल R है, और ये वाला एंगल हमारा क्या है? ये वाला जो एंगल है ये है I, है ना? कुछ इस तरीके से I जा रहा है, R ऐसे चेंज हुआ है। ओके, अब बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि μ1 इंटू स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ, तो μ1 इंटू साइन R बराबर μ2 इंटू साइन I, अब μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन I अपॉन साइन R। ओके, अब यहां पर समझना है कि भाई यहां पर तो क्रिटिकल एंगल हमने नहीं लिया है, तो क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करना है तो अपने को ये वाला ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये क्रिटिकल एंगल ले लो, और जब ये क्रिटिकल एंगल आता है तो रिफ्रैक्शन कैसा होता है? ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। कितने डिग्री का एंगल R बन रहा है हमारा? 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री रख दो बच्चों, तो μ1 अपॉन μ2 बराबर साइन I हमारा C हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर, और एंगल R 90 डिग्री, सो साइन 91। तो ये आया बच्चों हमारा μ1 अपॉन μ2 बराबर साइन C। ओके, अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है। अब एक चीज सोचो, अगर मान लो ऊपर एयर है, सपोज इफ μ1 इज इक्वल टू 1/4 किसके लिए? एयर के लिए। अब हवा के लिए तो μ1 1 मान लिया। अब बचा आपके पास एक मीडियम जो आपने ले रखा होगा यहाँ पर, डेंसर।
तो एक मीडियम बचा तो म्यू टू को अपन म्यू मान लेते हैं, तो 1/म्यू बराबर क्या आ गया, साइन सी। यहां से बच्चों आप सी निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/म्यू। साइन इनवर्स क्या आएगा, 1/म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्रिटिकल एंगल बता सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि बच्चों यार अगर देखो, सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन क्या था हमारा कि एक डेंसर और एक रेयरर। तो एक बात तो साफ है कि μ1 और μ2 कभी बराबर नहीं होंगे, है ना। स्पेशल केसेस, पहला यार μ1 नॉट इक्वल टू μ2। अगर μ1 और μ2 आपस में बराबर नहीं होंगे, बात को समझो, तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, है ना। अगर μ1 और μ2 कभी भी बराबर नहीं होंगे तो ये 1 नहीं आएगा, और 1 नहीं आएगा तो क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। यानी क्रिटिकल एंगल हमेशा C इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मान लो सपोज लेट की μ1 बराबर μ2 हो गया, अगर दोनों मीडियम सेम हो गया, जो कि हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा, नॉट पॉसिबल। TIR में नॉट पॉसिबल, TIR में आपको दो मीडियम लेने पड़ेंगे। अगर एक मान लेता हूं कुछ समय के लिए, अगर ये दोनों बराबर होता है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। C इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री बच्चों। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो फिर इसको 1 होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि μ2 की वैल्यू बड़ी होगी और μ1 की वैल्यू छोटी होगी। अब जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। और साइन थीटा जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन थीटा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैल्यू बढ़ती जाती है ना, ऐसे इंक्रीज होती है। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीज होते जाता है। यानी कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो आप इसमें लगा दो। अगर दो अलग अलग, अगर मान लीजिए एयर ना हो और कोई और मीडियम दो दिए हों, तो μ1 और μ2 रखिए, क्रिटिकल एंगल निकालिए। उस तरीके से फिर हम लोग क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे।